कारगिल का जब युद्ध हुआ तो उस समय हम लोग पूना में पोस्टेड थे और हमें स्टैंड बाय पे रख दिया था कि 24 घंटे आवर्स की स्टैंड बाय थी कि कभी भी आपको बॉर्डर एरिया में जाना पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ भी। हम शाम को दिन में लंच करके हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी समय आदेश आ गया कि विदिन 6 आवर्स आपको पूना शहर छोड़ना है और मूव करना है राजस्थान के बॉर्डर एरिया में जो आपका बैटल ग्राउंड होगा। तो उनके अंडर एक पाशा करके कोई मिलिटेंट था, उसके साथ मुठभेड़ में पहली बार गोलियों को अपने कानों के बगल से गुजरते हुए देखा। तो वो पहला अनुभव था। उसी समय ये शायद डिसीजन हो गया था कि ज़रूरत पड़ी तो हमारी सेनाएं इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगी और पाकिस्तान के उन एरियाओं पर कब्जा करेंगी ताकि हम कारगिल से उन लोगों के साथ अगर बार्गेनिंग टेबल पे हमें बैठना पड़े तो हम बैठ के बार्गेन कर सकें। जब वो सरहद पर जंग लड़ने जा रहा था तब उसका हौसला पहाड़ के चट्टानों जैसा मजबूत था और ये हौसला आज भी डगमगाया नहीं है। जब उत्तराखंड में 4 लोग मिलते हैं, शादी, उत्सव या कोई और समारोह होता है तो बात सिर्फ होती है पहाड़ के जवानों की वीरता की। यहाँ कोई सैनिक है, कोई हवलदार है, कोई सूबेदार है और कोई आर्मी ऑफिसर्स। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर किसी न किसी ऑपरेशन में प्रतिभाग किया था और कभी न कभी कोई जंग लड़ी थी। इन्हीं लोगों की कहानी लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं और पहली कहानी हम आपको आज सुना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक का नया शो गर्व के इस पहले एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं रिटायर्ड मेजर RS जमनाल से, जो बता रहे हैं उन्होंने सेना में रहकर दुश्मनों को कैसे सरहद से खदेड़ निकाला था। तो हम जब हमारे घर के आगे से तो कुछ ही दूरी पर यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, हरसिल का इलाका है, तो वहाँ पर जब सेना के गाड़ियाँ जाती थी तो मैं और मेरी एक छोटी बहन है, तो हम दोनों लकड़ी के बल्लों पर खड़े होकर उन फौजियों को सलूट करते थे कि जो वहाँ से कॉन्वॉय जाता था। और शायद वहीं से एक लगाव था और फिर कॉलेज में आए तो वहाँ NCC से जुड़ने का हमें मौका मिला और वहाँ से ये जोश और वो जज्बा हमारे अंदर आ गया कि फ़ौज में जाना चाहिए और देश के प्रति सीमाओं में जाकर अपनी सेवा अर्पण की जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, किस तरीके से आपका सेना में जाने को मन बोला। जमनाल साहब, एक चीज़ और पूछेंगे कि जब आप अपने सेवा काल में रहे सेना में तो उस समय कई ऑपरेशनों में भी आपने प्रतिभाग किया होगा, किसी एक ऑपरेशन के बारे में बताएंगे? हाँ, तो सेना के दौरान जैसे मेरा जब कमीशन हुआ तो मैं अभोर करके एक जगह है पंजाब के पास, तो वहाँ पर पहली बार, और वो एक एक्टिव फील्ड एरिया था उस समय और पंजाब की मिलिटेंसी उस समय आखिरी दौर पे थी, तो वहाँ पर उस समय ऑपरेशंस करने का हमें मौका मिला और इनिशियल जो कहते हैं इनॉकुलेशन था सेना में वो वहाँ पे मिला। और उस समय एक ऑपरेशन मेरे को अच्छी तरह याद है जो हमारे उस समय अभी रिटायर्ड हुए हैं जनरल समनीत सिंह, उसके साथ मुठभेड़ में पहली बार गोलियों को अपने कानों के बगल से गुजरते हुए देखा, तो वो पहला अनुभव था। उसके बाद फिर 96-97 में सियाचिन में तैनात होने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ पर कुमार पोस्ट में मैं रहा और बेस कमांडर की तरह भी रहा। तो उस दौरान पे जो हमने ग्लेशियर की कठिनाइयाँ देखी, वहाँ पर 3 तरफा एक सैनिक को चैलेंज फेस करना पड़ता है। एक तो जो पर्यावरण है, सर्दी, जो ठंड, अति ठंड को सहन करना पड़ता है, उसके बाद जो क्रेविसेस और जो माउंटेन सिकनेस है उसको फेस करना पड़ता है और उसके साथ साथ दुश्मन से लोहा लेना पड़ता है, उसकी गोलाबारी का जवाब देना पड़ता है, उसकी गोलाबारी से अपने को महफूज रखना होता है ताकि आप अगले दिन फिर दुश्मन के उस चैलेंज का सामना कर सकें। जमनाल साहब, अभी जैसे कारगिल का वार हुआ था उस समय भी आप सेना में रहे होंगे, कैसा दौर था वो, माने जंग के हालात किस तरीके के थे? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति उस समय रही होगी। तो वो एक देश के लिए बहुत कठिन दौर था। हमारी उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो एक मित्रता की यात्रा लेकर पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान ने अपने वही पुराने मंसूबों को अंजाम देते हुए हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया और कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर अपने सैनिकों को भेजकर और हमें असुरक्षित कर दिया। लेकिन हमारी सेनाओं ने उस सिचुएशन को भांपा और मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उस समय 2 फ्रंट पे एक्शन चल रहा था।
एक तो जो एक्टिव फ्रंट था, जो कारगिल और उस एरिया में जो बैटल चल रही थी, वो उनको खदेड़ने के लिए। लेकिन जब हमारे उस समय के मौजूदा उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको ऐसा लगा कि शायद ये इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएंगे, तो ये डिसीजन भी ले ली गई थी कि एक दूसरा फ्रंट खोल दिया जाए। और इसमें कोई कहने की बात नहीं है। इवन जो उस समय वहाँ पे राष्ट्रपति थे उनके, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उनको भी ये आभास हो गया था कि अगर वो समय रहते यहाँ से नहीं हटे तो भारत इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके, और उसका खामियाजा शायद पाकिस्तान को बहुत बुरा भुगतना पड़ता। तो अच्छा, उस समय मेजर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सामान्य स्थिति रहती है यदि जंग के हालात नहीं हों, अचानक से जंग का मैसेज आपके कंपनी में आया होगा, आपकी बटालियन में आया होगा, तो जो आपके अन्य जो सैनिक सहकर्मी थे, उन लोगों के दिमाग में और आपके दिमाग में इस ऑर्डर के प्राप्त होती क्या हलचल रही होगी, वो थोड़ा बयां करेंगे आप? एक तो ये रहता है सर कि एक पूर्व जो सैनिक होता है वो हमेशा हर तत्पर उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी वक्त देश का जो अल्टीमेट वो होता है कि अगर एक फौजी को युद्ध में झोंक दिया जाए तो उसके लिए हम हर तत्पर तैयार रहते हैं, हर समय 24/7। एक ये रहता है कि अगर देश को हमारी ज़रूरत पड़ जाए तो वो कभी भी वो सिचुएशन नहीं आती कि एक सैनिक ये सोचे कि अब मैं क्या करूँगा। वो उसके लिए पूरा ट्रेंड रहता है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, और उसके परिवार वाले भी। क्योंकि ये कारगिल का जब युद्ध हुआ तो उस समय हम लोग पूना में पोस्टेड थे और हमें स्टैंड बाय पे रख दिया था कि 24 घंटे आवर्स की स्टैंड बाय थी कि कभी भी आपको बॉर्डर एरिया में जाना पड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ भी। हम शाम को दिन में लंच करके हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसी समय आदेश आ गया कि विदिन 6 आवर्स आपको पूना शहर छोड़ना है और मूव करना है राजस्थान के बॉर्डर एरिया में जो आपका बैटल ग्राउंड होगा। और उसी समय ये शायद डिसीजन हो गया था कि ज़रूरत पड़ी तो हमारी सेनाएं इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करेंगी और पाकिस्तान के उन एरियाओं पर कब्ज़ा करेंगी ताकि हम कारगिल से उन लोगों के साथ अगर बार्गेनिंग टेबल पे हमें बैठना पड़े तो हम बैठ के बार्गेन कर सकें। अच्छा मेजर साहब, आज के युवा जो है काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि मुझे एनडीए करना है, मुझे आईएमए में दाखिला लेना है, तमाम प्रकार की तैयारियां भी करते हैं। एक युवा के अंदर किस तरीके का जज्बा होना चाहिए जंग को लेकर के? चूँकि आप रहे हैं, सेवानिवृत्त हैं और अच्छे अहदे पर आप रहे हैं, क्या संदेश देंगे आप उन युवाओं को? मैं तो युवाओं को एक संदेश यही देना चाहूँगा कि इससे बढ़िया कोई देश सेवा का विकल्प नहीं है। और जो हमारे युवा हैं उनमें इतनी देशभक्ति है, इतना देश प्रेम है। उस देश प्रेम को देखते हुए सेना एक ऐसा उनके लिए, सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो एक ऐसा उनके लिए मौका है जहाँ पर वो अपने इस जोश और जज्बे को देश के प्रति निछावर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और मेरे ख्याल से हर युवा को मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मेरा बस चले, हर युवा को एक मौका मिलना चाहिए, जैसे इज़राइल में है, जैसे और कंट्रीज़ में है, कि 5 साल 10 साल वो सेना में अपनी सेवा दें ताकि फिर वापस जब वो आता है वो एक रिज़र्व फोर्स की तरह देश के लिए उपलब्ध रहता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अच्छा, अग्निवीर जैसे एक नई स्कीम जो चली है कि अग्निवीर बनेंगे, उसको लेकर के जो है तमाम युवाओं में जोश खरोश भी था कि शॉर्ट सर्विस के लिए वो लोग जो है इसमें नियुक्ति पालेंगे और देश की सेवा करेंगे। क्या सोचते हैं आप, क्या ये सही फैसला है? मेरे हिसाब से अगर इंडिविजुअली मेरी राय देखें तो मैं इस 4 साल के फैसले से बहुत खुश नहीं हूँ। हम ये चाहते हैं कि ये 4 साल की जगह अगर जैसे शॉर्ट सर्विस हमारा कमीशन होता है, अगर एक जवान को आप 10 साल सेना में रखें तो 10 साल एक पर्याप्त टाइम होता है उसको सीखने के लिए, क्योंकि आज मॉडर्नाइजेशन का दौर है। इतने नए हथियार जो हमारे टाइम पे सिर्फ SLR और कार्बाइन थी, आज इतने नए हथियार आ रहे हैं और नए हथियार आते रहेंगे। उनसे उनके लिए ट्रेंड होना, उसके लिए समय चाहिए और फिज़िकली उन बॉर्डर एरियाज़ में जाकर उस सिचुएशन और हालात का जायज़ा लेना और उसके लिए अपने को तैयार करके लड़ना और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए, जवानों को सेटल होने का टाइम चाहिए और तब जाकर शायद हम एक अच्छी नींव रख पाएंगे अग्निवीर स्कीम की। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा मेजर साहब, सीमाओं से जुड़े हुए तमाम जो गांव हैं, विशेषकर उत्तराखंड में अगर जो है आप उत्तरकाशी ज़िले की बात कर लीजिए तो चाइना से लगा हुआ है पिथौरागढ़, चमोली आदि, यहाँ के लोगों को सीमा का प्रहरी कहा जाता है जबकि वो ट्रेन नहीं। विषय में क्या कहेंगे?
मैं तो जब से इस 19 जैसे यहाँ पे उत्तरकाशी ज़िले से सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो उसमें एक जदौंग गांव था, नागा था और निलोंग था। तो इन तीनों एरिया से किस कारण 1962 के एग्रेशन के बाद जब चाइना यहाँ पे आया भी नहीं था उसके बाद यहाँ से हटा दिया। चलो हम ये मानते हैं कि उस समय प्रिकॉशन के तौर पे हटाया, लेकिन उसके बाद उनको जाने नहीं दिया। तो ये एक हमारी सेना की अपनी कोई डिसीजन रही होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी टेरिटोरियल एरिया में क्लेम आपने अपना जाहिर करना है तो आपकी मवेशी, आपके लोग वहाँ पर दिखने चाहिए। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हमारे अपने क्षेत्र से हमने अपने नागरिकों को हटा दिया। इससे ये दर्शाता है कि हमारा वो क्षेत्र नहीं है, जबकि वो हमारा क्षेत्र है। तो क्यों हमारे लोगों को वहाँ पर पुनः बसाया नहीं जा रहा? और मैं तो ये चाहूँगा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि जितना जल्दी हो सके इन गाँव को, जो सीमावर्ती गाँव हैं, उनके लिए ट्रेंड होना, उसके लिए समय चाहिए। और फिज़िकली उन बॉर्डर एरियाज़ में जाकर उस सिचुएशन और हालात का जायज़ा लेना और उसके लिए अपने को तैयार करके लड़ना और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए, जवानों को सेटल होने का टाइम चाहिए, और तब जाकर शायद हम एक अच्छी नींव रख पाएंगे अग्निवीर स्कीम की। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा मेजर साहब, सीमाओं से जुड़े हुए तमाम जो गांव हैं, विशेषकर उत्तराखंड में अगर जो है आप उत्तरकाशी ज़िले की बात कर लीजिए तो चाइना से लगा हुआ है पिथौरागढ़, चमोली आदि, यहाँ के लोगों को सीमा का प्रहरी कहा जाता है जबकि वो ट्रेन नहीं। विषय में क्या कहेंगे? मैं तो जब से इस 19 जैसे यहाँ पे उत्तरकाशी ज़िले से सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो उसमें एक जदौंग गांव था, नागा था और निलोंग था। तो इन तीनों एरिया से किस कारण 1962 के एग्रेशन के बाद जब चाइना यहाँ पे आया भी नहीं था उसके बाद यहाँ से हटा दिया। चलो हम ये मानते हैं कि उस समय प्रिकॉशन के तौर पे हटाया, लेकिन उसके बाद उनको जाने नहीं दिया। तो ये एक हमारी सेना की अपनी कोई डिसीजन रही होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी टेरिटोरियल एरिया में क्लेम आपने अपना जाहिर करना है तो आपकी मवेशी, आपके लोग वहाँ पर दिखने चाहिए। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हमारे अपने क्षेत्र से हमने अपने नागरिकों को हटा दिया। इससे ये दर्शाता है कि हमारा वो क्षेत्र नहीं है, जबकि वो हमारा क्षेत्र है। तो क्यों हमारे लोगों को वहाँ पर पुनः बसाया नहीं जा रहा? और मैं तो ये चाहूँगा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि जितना जल्दी हो सके इन गाँव को, जो सीमावर्ती गाँव हैं, इनको वापस बसाया जाए, ताकि ये हमारे तरह उसी तरह के खोज खबरी बने जैसे कि कारगिल के टाइम पे उस मवेशी ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट जा रहा है। अगर वो लोग वहाँ पे नहीं होते तो शायद ये कारगिल का इलाका हमारे हाथ से निकल गया। धन्यवाद मेजर साहब। तो ये थे मेजर RS जमनाल, जिन्होंने कारगिल की उस जंग का बारीकी से विश्लेषण करके बताया कि क्या वो दौर था, एक सैनिक के मन के अंदर किस तरीके से ज्वाला उठी थी, किस तरीके से वो तैयार हुए थे, कैसे जंग में जाया जाता है और किस तरीके से तैयारी की जाती है। तमाम बिंदुओं पर जानकारी आप सभी लोगों से, आप सब लोगों के समक्ष जमनाल साहब ने रखी। और इनका एक संदेश ये भी है युवाओं के लिए कि प्रत्येक युवा के अंदर देशभक्ति जागृत होनी चाहिए, सेना में जाने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि सेना में जा कर के वो जहाँ देश की सेवा करता है, सेवानिवृत्त हो करके वही जज्बा उसके अंदर बरकरार रहता है। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।